सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले के लेक्चर में बेटा मैंने आपको एंगल्स और एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बताया था। इस एक्सरसाइज से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बेटा, 2 से 3 लेक्चर मैं आपको इंट्रोडक्शन देने में लगाऊंगी। ओनली आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइजेस, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री आपको हर क्लास में तंग करेगी। 12th क्लास में मैंने आपको बता दिया था, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं। रिलेशनशिप फंक्शंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, पूरी कैलकुलस में हमारी ट्रिग्नोमेट्री बार बार यूज होती है। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप ना तो ट्रिग्नोमेट्री के कोई फॉर्मूलाज याद कर पाएंगे, ना उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा हम 2-3 इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले जो हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था बेटा, वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। और वो रेशो हम सब ने क्या पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसका ये बेस है, ट्राइंगल का नाम हम लिख लेते हैं PQR, ये बेस है जिसे हम B से डिनोट करते हैं, ये परपेंडिकुलर जिसे P से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के एंगल के सामने आपका हाइपोटेन्यूज होता है जिसे हम हमेशा H से डिनोट करते हैं। तो अगर ये आपका एंगल यहाँ पर थीटा आ जाता है, बेस एंगल, तो ये हम सबको पता है कि हमने 6 रेशोज़ वहाँ पर लर्न की थी, समझी थी। 6 रेशो कौन कौन सी थी बेटा, पहले तो ये समझो। पहली रेशो हमने पढ़ी थी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के थीटा एंगल के लिए जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो होता है वो साइन थीटा कहलाता है। कोस थीटा हमारा होता है बेटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो होता है वो कॉस थीटा कहलाता है। और टेंजेंट थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि इन अदर वर्ड्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। क्लियर है? यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने से भी टेंजेंट थीटा आ जाता है। 3 रेशो ये थी और 3 इनके रेसिप्रोकल्स थे। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल था कोटेंजेंट थीटा, दैट वाज B/P, यानी कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नेक्स्ट वाज सेक थीटा, जो कि कॉस का उल्टा है, यानी कि H/B, दैट इज 1/cos थीटा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉसिकेंट थीटा, जो कि आपका H/P और यानी कि 1/sin थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने अपनी 10th क्लास में स्टडी किया था, एक बार जल्दी से मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। वहाँ हम इन सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते थे। रेशो क्यों बोलते थे? क्योंकि यह किसी भी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स की रेशो को, अनुपात को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने इसको रेशो बोल दिया था। अब हम क्योंकि फंक्शंस पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में करा चुकी हूँ, तो अब हम इन्हें एज ए फंक्शन भी पढ़ेंगे। फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए रेंज में एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब हम साइन थीटा, कॉस थीटा एटसेट्रा को फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं कि इनकी डोमेन में क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, इनकी रेंज क्या क्या होंगी, किस तरह से ये फंक्शन कहलाएंगे। इस लेक्चर में अब हम एंगल्स को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, रेडियन मेजर में, ठीक है भी, पाई में, π/2, π/3, π/4 में। और उससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराऊँ, उससे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि हमें इन फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये आप सबको पता होगा कि अगर हम कार्टेशियन एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है और ये ओरिजिन, और यहाँ मैंने इन जनरल कोई पॉइंट P ले लिया, तो P के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स जरूर होंगे। क्लियर? तो मान लिया मैंने कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा x y। सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है। तो ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। अब ये x क्या है और y क्या है, तो हम कैसे लेते थे पॉइंट, आपको याद होना चाहिए कि ये दूरी अगर x है और यहाँ से ये दूरी हम y लेते थे, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट y होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है बेटा जी, ये आपकी y होती थी।
तब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x, y प्लॉट करते थे। आप कैसे प्लॉट करते थे? मैंने आपको कह दिया कि भाई 3, 4 को प्लॉट करो, तो 1 2 3 4 5, ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये आपका 4 हो गया, तो आप ये ले जाते थे यहाँ से। ठीक है, याद कीजिए आप इस बात को। तो अगर इस पॉइंट को मैं P नाम दे रही हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 4 आ रहे हैं। कैसे? 3 डिस्टेंस ये होगी, 4 ये, तो x डिस्टेंस ये हो जाती है और y डिस्टेंस आपकी ये हो जाती है। इस तरह से ये पॉइंट आता है। तो मैं यहाँ आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट जरूर होगा और उस कोऑर्डिनेट को हम x, y से डिनोट करेंगे। क्लियर? इससे पहले मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरह से हम साइन थीटा कोस थीटा डिफाइन करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन एक्सिस पर हम हर पॉइंट को किसी ना किसी कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। अब इन सब का क्या मतलब है? इन सब का मतलब अब देखिए जरा, मैंने आपको बताया था कि हम एंगल्स को अब रेडियन मेजर में पढ़ेंगे और रेडियन मेजर मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम ऑलवेज एक यूनिट सर्कल पर हम रेडियन मेजर लेकर चलते हैं। यूनिट सर्कल माने जब मैं बार बार यूनिट सर्कल बोलूं तो इसका मतलब मैं एक ऐसे सर्कल की बात कर रही हूं जिसका रेडियस 1 यूनिट है। 1 मीटर, सेंटीमीटर, डजेंट मैटर, 1 यूनिट है। गॉट इट? समझ आ रही मेरी बात? तो जब भी मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगी तो आपने ध्यान रखना है कि मैं एक यूनिट सर्कल की बात करने जा रही हूं। तो रेडियन मेजर मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है और उसकी यूनिट 1 यूनिट आप यूनिट की जो आर्क है वो अगर सेंटर पर कोई एंगल बनाती है तो वो एंगल आपका 1 रेडियन कहलाता है। ये सारी बातें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ इन सब का ट्रिग्नोमेट्री में क्या रोल है, अब आप लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो हम आगे सीखने जा रहे हैं अगर वो बात आपको समझ आ जाती है तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप विद इन ए मिनट आप अपने नोटबुक पर ड्रॉ करके खुद वो फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे? देखेंगे अब हम इस बात को। मान लीजिए भाई थोड़ा सा सफाई से बनाएंगे, यहाँ काफ़ी चीज़ें उसमें हमें डिस्कस करनी है। ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक अपना यूनिट सर्कल है। ठीक है भाई, ध्यान देना थोड़ा सा। ये अपना यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है भाई, थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा, आपको थोड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ आपको समझना पड़ेगा। मैं जल्दी समझाने की कोशिश करूँगी आपको। तो ये उस सर्कल का सेंटर है O, ये डिस्टेंस भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब मैं मेन कॉन्सेप्ट पर आने से पहले एक छोटी सी बात और यहाँ पर लेना चाहूँगी कि मान लीजिए सर्कल की बाउंड्री पर ये आपका पॉइंट है P। तो कोई भी पॉइंट जब हम लेते हैं तो उसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट ज़रूर होता है x, y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। क्लियर है? अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए इन x, y को कैप्स में ले रही हूँ। कैप्स मीन्स कैपिटल लेटर्स में ले रही हूँ। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डलेगा, क्लियर, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी OA ये तो x के इक्वल है और ये जो डिस्टेंस है आपकी AP ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। और अब मेरी मेन बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये डिस्टेंस कितनी है? OP कितनी है बताइए? OP इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OP कितना हो जाएगा? आपका 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन इस ब्लू लाइन के साथ रेडियस के साथ कोई एंगल बना रही है और इस एंगल को हम x ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि थ्रू आउट आपकी बुक में जो नोटेशन है वो x पर चल रही है। मैं थीटा पर लूँ और बाई चांस आप बुक में से स्टडी करेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बल्कि इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ चेंज कर देते हैं। इनको मैं x, y के प्लेस पर ले देती हूँ A और भाई ये मैंने यहाँ पर आपका ले दिया B। तो ये दोनों आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से इस तरह के ये मैंने ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ले दिए हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, ये आपका A और B। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सबको कि ये हमने एक पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, ये एंगल X और ये 1 क्यों है? क्योंकि ये इस सर्कल का रेडियस है। अब
हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं अप्लाई करूं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP, ध्यान देंगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOP, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन x कितना हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ध्यान से समझना मेरी बात को, परपेंडिकुलर कितना है b, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो b/1, b/1 का मतलब कितना हो गया b, यानी जो ये b है ये किसके इक्वल है, साइन x के, तो जो ये b है ये किसके इक्वल है, साइन x के, बहुत ध्यान से समझना है। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहा है ना आप सबको, ये राइट एंगल ट्रायंगल AOP में जब मैं कोस x की बात कर, ये यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, वो अच्छा वो डायग्राम मैंने इरेज कर दिया है। मैंने जब लास्ट में बताया था तो मैंने एंगल इधर लिया हुआ था, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कोस x आपका क्या होता है भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है, a है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है, a/1 कितना आ गया, a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, cos x आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपने ध्यान से समझनी है। हमने एक यूनिट सर्कल लिया और उस यूनिट सर्कल पर हमने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिए और वहाँ हमने राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से जब उन कोऑर्डिनेट्स को साइन कॉस में बदलना चाहा, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज कॉस एक्स को डिनोट कर रहा है और जो बी सेकंड कोऑर्डिनेट है वो साइन एक्स को डिनोट कर रहा है। एक्स क्या है, ये बहुत समझने की बात है। एक्स क्या है, एक्स वो एंगल है जो रेडियस एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है। समझ आ गई मेरी बात आपको? तो ये पॉइंट को लेकर चलते हुए अब हम अपने काफ़ी सारे एंगल्स को समझेंगे। आगे बढ़े। अब ये देखिए कि ये आपका यूनिट रेडियस है, तो यहाँ अगर मैं ले लेती हूँ ये पॉइंट्स को क्या नाम दे दें, इनको नाम दे देते हैं भाई क्या नाम दें, चलिए एक्स वाई जेड और W नाम मैंने यहाँ पर इनको दे दिया है। आपकी बुक में बल्कि ABCD नाम दिया हुआ है, तो आप चाहें तो ABCD भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो X पॉइंट है, जो X पॉइंट है इसके ये दूरी कितनी है, 1 है। X एक्सिस पे जब आप कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हो तो वो x, 0 की फॉर्म में होता है, y तो होता ही नहीं है ना X एक्सिस पे भाई। X एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट तो 0 होते हैं, तो ये डिस्टेंस पूरी 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 0। ध्यान से समझना भाई, ये भी रेडियस है, रेडियस 1 है, तो ये y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ये y, तो इसके कोई पॉइंट्स तो भाई बदलने पड़ेंगे। मुझे L M N कर देती हूँ मैं इनको, ये x y z w आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट, ठीक है भाई। तो ये मैं इनको ले लेती हूँ L M N और क्या हो, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं m के, वो ये दूरी भी 1 है लेकिन x नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 1। इसके कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट में आ रहे हो, x डैश पे आ रहे हो, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, नेगेटिव। तो रेडियस तो 1 है, लेकिन इधर जब मेजरमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में करोगे तो -1 आएगा, तो इस n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 0 और q के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 0, -1। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई? जो बातें मैंने आपको बताई उनको साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते चलें ताकि बाद में आपको स्टडी करने में दिक्कत ना हो। इन सबको कैसे हमने यहाँ को रिलेट किया ये बात आपने देख ली। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये रेडियन एंगल है, तो ये एंगल भी अपना रेडियन में ही है क्योंकि ये इस आर्क ने, LP आर्क ने सेंटर पर बनाया है, तो x रेडियन में चल रहा है, तो ये अब हम रेडियन में बात कर रहे हैं। जो cos x और sin x आया है ये रेडियन में आया है। अब इस सर्कल से जो सबसे पहली मेन आइडेंटिटी हमारी निकल कर आती है वो हमने 10th क्लास में स्टडी की हुई है, हम एक बार उसको फिर देखेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOP क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर B बेस A हाइपोटेन्यूज 1, तो हम इसको कर देते हैं B² + A² इज इक्वल टू 1।
बिल्कुल गलत नहीं है। अब b कितना है sin x, a कितना है cos x, तो b के प्लेस पर आ जाएगा sin x का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर x, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। और याद कीजिए ये फॉर्मूला हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से हमने एक ही मिनट में इसको जनरेट कर लिया। और इससे हमारे 3 फॉर्मूले और बनेंगे जो मैं क्विकली आपको यहाँ बता देती हूँ, आपने याद रखने हैं। जब हम इनको बोथ साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इस फॉर्मूले को, तो जब मैं साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ तो 1 आता है। फिर जब मैं कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ तो कोस बाय साइन आपका क्या बनता है, कोटेंजेंट स्क्वायर x। और जब मैं 1 को राइट साइड को साइन स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ तो ये 1 बाय साइन का स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर x बन जाता है। एक फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। इसी में से 3 और निकल आते हैं, इसी को भी आप साइन स्क्वायर x को यहीं रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये उधर जाके क्या बन जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को यहीं रख लीजिए तो ये बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बहुत आप मतलब कम से कम भी 2 से 3 घंटे के लेक्चर भी इनसफिशिएंट हो जाते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए। तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ों को सम अप करके यहाँ आपको मैं करवा सकूँ। इसी तरह इसको भी हम राइट लेफ्ट लाकर 3 ढंग से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस आइडेंटिटी को जब मैं बोथ साइड्स साइन स्क्वायर से तो कर लिया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें, अब साइन बाय कॉस करेंगे तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर से करेंगे 1, और भाई 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स आपका हो जाता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये तीनों फॉर्मूलाज, तीनों आइडेंटिटीज आई विल से, तो ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन मैंने आपको इन्हें यहाँ से डिराइव करना भी बता दिया है। अब हम एक बात को और एनालाइज करते हैं। देखिए आप खुद देखिएगा, आप खुद समझिएगा। भाई ये इनिशियल पोजीशन है इस पेन की, इस लाइन की, ठीक है ना। तो 0 एंगल है हमारा, ठीक है। और यहाँ से जब हम चले इस ब्लू लाइन पर आए तो ये हमारा एंगल है भाई x, ठीक है। P पॉइंट घूम रहा है भाई, ये हमारा पॉइंट P जो है सर्कल की बाउंड्री। सर्कल होता क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट्स, जो कि एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ इस तरह मूव करता है कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज सेम होती है। तो ये पॉइंट P यहाँ है और सेंटर से यहाँ तक, और ये ऐसे मूव कर रहा है। तो ये P पॉइंट जब यहाँ था तो एंगल 0 था, यहाँ आया तो x हो गया, और यहाँ आया तो ये एंगल 90 हो गया, यानी एंगल LOM। समझे मेरी बात को, एंगल LOM आपका कितना हो जाता है 90, और 90 को रेडियन में कहते हैं π/2, ठीक है भाई। अब ये पेन, मैं इसको यहाँ एक छोटा सर्कल बना के आपको दिखा देती हूँ जिस पर मेरा पेन आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखिए, जब ये पेन यहाँ था और यहाँ आया तो एंगल 90 हो गया। अब भाई आप इधर आ जाइए बेटा लेफ्ट में, तो यहाँ तक आते आते उल्टा डायरेक्शन होगी तो एंगल 180 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में तो वो एंगल कौन सा हो गया, LON। कितना हो गया 180, एंगल LON 180 का मतलब भाई रेडियन में कितना होता है, पाई होता है। अब ये पेन हमारा यहाँ आ चुका था तो ये उल्टा गया यहाँ पर, तो एंगल 270, 90 और ऐड हो गया, 270 को हम कहते हैं 3π/2। तो ये एंगल, ध्यान देना मैं चल कहाँ से रही हूँ, कौन से एंगल की बात हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे पहले इस एंगल की, ये 90 है। फिर जब हम यहाँ आते हैं ये 180 है। फिर जब हम यहाँ आते हैं तो ये 270 है। पेन कहाँ से घूम रहा है, यहाँ से चलता हुआ जब ये पेन सीधा यहाँ आया तो 3 बार 90 डिग्री का एंगल इसने कंप्लीट किया, तो एंगल इज़ 270, यानी LOQ। ये जो मैंने लास्ट लाइन यहाँ रोटेट की है, एंगल LOQ। तो एंगल LOQ आपका है भाई 3π/2, 270, 270। और लास्ट में पेन मीन्स लाइन, ठीक है भाई। जो भी डाउट आप मुझे ज़रूर लिखा करें भाई कमेंट बॉक्स में। तो ये सारा रोटेट करके जब हम वापस यहाँ आए हैं तो ये एंगल आपका कंप्लीट हो रहा है 360 यानी 2π। तो जब LOL हम वापस आ जाते हैं तो ये हमारा कंप्लीट एंगल हो जाता है 2π। ये चारों एंगल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये इन बाउंड्रीज पर हैं, ठीक है भाई, इन एक्सिस पर है, मैं कहूँगी एक्सिस पर हैं। x एक्सिस और y एक्सिस पर जो एंगल बन रहे हैं चारों
2 पाई, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, ये एंगल्स स्पेशल एंगल्स हैं और ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हमारे कहलाते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेंट के एंड पर बने हुए हैं। क्वाड्रेंटल स्पेलिंग देख लीजिए, क्वाड्रेंटल एंगल्स ये हमारे कहलाते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? ये जो 4 पार्ट हैं आपके, ये क्वाड्रेंट ही तो हैं, और हर क्वाड्रेंट के एंड पे जो एंगल बन रहा है वो क्वाड्रेंटल एंगल है। सिंपल सी बात समझ आ गई। या पाई बाय 2 के मल्टीपल लगा लीजिए, पाई बाय 2 को 2 पाई बाय 2, पाई बाय 2 1 जा पाई बाय 2, सिंपल सी बात, एक चक्कर लगा। पाई बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? पाई आ गया। पाई बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 3 पाई बाय 2 आ गया। पाई बाय 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 2 पाई। क्या ये 4 ही एंगल होते हैं क्वाड्रेंटल? नहीं, ये सर्कल, ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। पाई बाय 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर आपका आ जाएगा 5 पाई बाय 2, फिर आ जाएगा 3 पाई, फिर आ जाएगा 7 पाई बाय 2, फिर आ जाएगा 4 पाई। भाई लाइन ये वापस घूमकर आ गई 2 पाई में पाई बाय 2 जोड़ दो 5 पाई बाय 2, फिर ये आपका आ जाएगा 3 पाई। यस 3 पाई 3 बार पूरा हो चुका है। फिर ये आ जाएगा आपका 7 पाई बाय 2, फिर ये चक्कर यहाँ पूरा हुआ तो 4 पाई एंड सो ऑन। तो ये एंगल्स इतने बड़े बड़े इसी वजह से हम इनको स्टडी करते हैं, अदरवाइज तो राइट एंगल ट्रायंगल के 2 एंगल एक्यूट ही होते हैं आपके। तो प्रोसेस समझ आ रहा है आपको कि किस तरह से हम ले रहे हैं। ये ट्रायंगल हर बार शिफ्ट हो जाता है, जब यहाँ आएंगे तो ट्रायंगल यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो वो ट्रायंगल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको शायद थोड़ा कम समझ में आएगा कि ट्रायंगल कैसे रोटेट हो रहा है, कैसे हम एंगल ले रहे हैं। इंस्टीड ऑफ दैट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न नहीं करने हैं, बस इसी सर्कल से आप सारी आइडेंटिटीज़ खुद डेवलप कर सकोगे अगर भूल जाओगे। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल्स पर अब हम वैल्यू देखने जा रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा की। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, आगे सारा ही लेक्चर ध्यान से देखने का है। ये मैं आपको एक क्लियर कर चुकी हूँ कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज cos x को डिफाइन करता है, डिनोट करता है, और सेकंड आपका sin x को, जिसमें x हमारा एंगल होता है जो वो पर्टिकुलर आर्क सेंटर पर बनाती है। क्लियर। अब हम जब यहाँ आते हैं तो हमारा एंगल 0 है, इस लाइन पर हमारा एंगल 0 है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज यहाँ आ चुका है घूमकर वापस। ये जो लाइन है ये वापस यहाँ आ चुकी है, तो भाई जो अपना बेस और हाइपोटेन्यूज है वो सेम हो चुका है, परपेंडिकुलर खत्म हो चुका है, तो एंगल तो यहाँ 0 है। एंगल 0 है, इस कंडीशन में जो अपने जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है? 1 और 0 हैं। तो अगर मैं इस बात पर जाऊँ कि भाई यहाँ एंगल x था तो ये cos x sin x था, अब यहाँ एंगल 1 है ना, सॉरी एंगल 0 है, ये कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 किसको दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है cos 0 को, और 0 दिखा रहा है sin 0 को। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? आगे बढ़ूँ। अब मैं यहाँ आ जाती हूँ, एंगल कितना हो चुका है? 90। भाई ये जो आर्क थी, एक बार शुरुआत ही आपने अच्छे समझनी, ये जो आर्क थी यहाँ तक एक्स एंगल बना रही थी, ये आर्क अब यहाँ तक चली गई तो उसने ये एंगल 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है, ये अपना एक क्वाड्रेंट ऐसे बन गया। समझे मेरी बात को? और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,1 है और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो एज पर दिस वन जो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है पहले ही, तो ये भी कॉस है और ये भी साइन। ये कॉस है, ये साइन है, लेकिन कितना? जितना ये एंगल है। एंगल कितना है? 90। 90 को क्या कहते हैं हम? π/2। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये किसको डिनोट करती है? cos π/2 को। और सेकेंड वैल्यू किसको डिनोट करती है? sin π/2। थोड़ा होचपोच हो जाएगा, आपको समझना पड़ेगा ये सारी बातें मैं बल्कि यहाँ लिख भी देती हूँ। देखो L है तो L के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा जी 0 और 1, और जब हम उसे साइन कोस में बदल रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है cos 0 और sin 0 को। ठीक है, कंक्लूजन में बाद में बताती हूँ आपको। फिर हम आ गए M पर। M के कोऑर्डिनेट्स हैं, उल्टा कर दिया भाई, M के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, ये थे 1 0। M के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1, और इसके जो कोफिशिएंट्स को मैं कॉस में बदल रही हूँ तो cos π/2, और ये हो गया भाई अपना sin π/2। ठीक है, ध्यान देना। थर्ड पे आ जाओ N पे।
एन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -1, 0 हैं, और जब यहाँ तक चल के आए तो एंगल कितना है, पाई है। तो यानी कि ये जो -1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस पाई को, और साइन पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है 0। तो ये हम अब इससे बड़ी से बड़ी एंगुलर वैल्यू, क्वाड्रेंटल एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वर्बली। तो ये हो गया कोस पाई, और बेटा ये हो गया साइन पाई। और वापस जब हम चक्कर काट कर यहाँ आए क्यू पर, तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और -1 हैं। यहाँ तक आते आते एंगल कितना हो गया है, 3π/2। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट अपना cos 3π/2 को, सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, sin 3π/2 को। तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है cos 3π/2 और ये हो जाती है sin 3π/2। अब एक बार फिर देखें, हम फिर वापस वहाँ गए तो एक राउंड पूरा हो गया। एक राउंड पूरा होने में एंगल कितना हो गया, 2π। वापस जहाँ से चले थे वहीं पहुँच चुके हैं, यानी 10 पर। तो क्या ये केवल cos 0 sin 0 है, नहीं भाई। अब जब हम घूमकर वापस वहीं गए इस तरीके से, तो वो तो फिर 2π का एंगल हो गया। अब एंगल तो 0 नहीं रहा, एक राउंड एक रिवॉल्यूशन तो हमने लिया ना। तो यही 1 हमारा बन जाएगा cos 2π और sin 2π। ठीक, ये एक वैल्यू नहीं आती है हमारी, ठीक है ना भाई। साइन 0 पे ही 0 होता है, नहीं, साइन 2π पे भी वैल्यू हमारी 0 होती है। इससे अभी हम और भी कंक्लूजन निकालेंगे, तो वो सारे फॉर्मूलाज आपको अब आगे लर्न करने पड़ेंगे। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ भाई यहाँ से। तो यहाँ इस बात को मैं अब आगे और बढ़ाती हूँ कि ये मैंने यहाँ लिखा, थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने लिखा cos 0 sin 0। अब इसी को मैं वापस पहुंच गई तो मैंने लिखा cos 2π और भाई sin 2π। गॉट इट, गॉट इट, समझ आ रही मेरी बात। अब हम फिर वापस गए, एक राउंड हमारा पूरा हो चुका है, एक राउंड हमारा पूरा हो चुका है, और हमने जहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच गए। फिर एक राउंड लगाने लगे हम, तो फिर हम यहाँ पहुँच गए। अब जब हम यहाँ पहुँच गए तो एंगल कितना कवर हो चुका है, एंगल कितना कवर हो चुका है ये ध्यान रखेंगे। यही बातें समझने की हैं भाई। ये पेन था, एक चक्कर पूरा लगा के जब तुम आए तो 2π एंगल पूरा हुआ, और उसके बाद +π/2, 2π + π/2 5π/2, 2 दूनी 4 और 1 5 कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये एंगल खाली π/2 नहीं है, अब ये 5π/2 है। तो अब ये जो वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगी तो ये वैल्यू cos 5π/2 और साइन 5π/2 को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो यही वैल्यू रिप्रेजेंट करती है cos 5π/2 और भाई साइन 5π/2 को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली जब हम यहाँ वापस आएंगे तो π/2 और जुड़ जाएगा, तो वो बन जाएगा 3π बन गया ना। 2π तो यहाँ तक हो गया था, पाई और पूरा कर दे तो ये 3π बन गया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos 3π और sin 3π। जा रहा है कुछ दिमाग में, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। तो ये बन गया हमारा cos 3π और sin 3π, ठीक है। एंड लास्ट जब हम यहाँ आते हैं तो 3π + π/2 ये बन जाएगा 7π/2। तो ये एंगल एक बार फिर हमारा बन जाता है cos 7π/2 एंड sin 7π/2। तो यही वैल्यू हमारी एक बार फिर रिप्रेजेंट करती है इन एंगल्स पर वैल्यू को, ठीक है भाई। यहाँ तक कुछ समझ में आया आपको मैंने क्या बताया? आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको कोई यूनिट सर्कल दिया जा रहा है और उसमें सेंटर ओरिजिन पर है एक यूनिट, ये 0 0 है, और इसमें हम कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो वो पॉइंट हमेशा cos x sin x को रिप्रेजेंट करेगा। उसका पहला कोऑर्डिनेट हमेशा cos x होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट sin x होगा, जिसमें x एंगल इस आर्क ने, ये जो मैंने डार्क कर दी है, ये एंगल इस आर्क ने सेंटर पर बनाया होगा।
ठीक है। तो इसके अलावा भी जितने भी पॉइंट्स हैं, अब हम बीच की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स की। मैं बता चुकी हूँ हम इन 4 एंगल्स की बात करने जा रहे हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स की, कि 0, π/2, 3π, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π एंड सो ऑन। इन पर हम बात कर रहे हैं। तो इन पर हमने जो कोऑर्डिनेट्स देखे वो बहुत आसान है भाई। जब ये लेंथ 1 है तो ये अपना 1 0 है, ये 0 1 है, ये -1 0 है, और ये 0 -1 है। यहाँ एंगल अगर 0 है तो ये बन गया cos 0 sin 0। यहाँ एंगल π/2 है तो ये बन गया cos π/2 sin π/2। यहाँ एंगल अपना पाई है तो cos π sin π। यहाँ एंगल 3π/2 है तो cos 3π/2 sin 3π/2। एक ही मिनट में हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू पता लग रही है, अगर हम इस यूनिट सर्कल को समझ पा रहे हैं तो। क्लियर? तो इस पर आपको थोड़ा सा टाइम लगाना है। अब यहाँ से जो कंक्लूज़न निकल कर आ रहे हैं वो कंक्लूज़न अब हमने बड़े ध्यान से देखने हैं। पहले से 1 cos 0 है, 0 sin 0, ये बात तो हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ से अब हम कंक्लूज़न लेते हैं कि sin 0 0 है, ये देखो sin 0 0 है, और बेटा जी cos 0 कितना है? 1 है। आ गया? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। cos 90 0 है और sin 90 1 है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है, लेकिन इससे आगे के अब हम पढ़ने जा रहे हैं। और cos 90 कितना है? 0 है। अब आगे के एंगल्स अब हम देखने जा रहे हैं। sin π 0 है, ध्यान देंगे, sin π 0 है, और cos π -1 है, sin 3π/2 -1 है, sin 3π/2 -1 है, और cos 3π/2 0 है। गॉट इट? आगे चलते हैं अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम एक बार देखते हैं कि हम हाईलाइट करते हैं 2-4 बातों को। देखो साइन कितने पर 0 है? 0 पर भी 0 है, और 180 पर 0 है, यानी कि पाई पर 0 है। और देखते हैं अब हम आगे, ये देखो sin 2π भी 0 है, sin 2π भी 0 है। तो इस बात को मैं यहाँ लिख देती हूँ। 1 मिनट भाई, साइन ऑफ 2π आपका कितना आ रहा है? 0। ठीक है भाई। और cos 2π कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये वैल्यूज मैं यहाँ से लिख रही हूँ आपकी। और cos 2π कितना आ रहा है? 1। आगे बढ़े, sin 5π/2 1 आ रहा है, cos 5π/2 0 आ रहा है। एक बस ये लास्ट लिख के फिर मैं आपको समराइज करती हूँ। sin 5π/2 आपका 1 आ रहा है, और cos 5π/2 आपका 0 आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि sin 0 है। तीनों को ब्लॉक जो मैंने बनाए इन तीनों को देखो। साइन की वैल्यू 0 कब है? साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट। वाई को बहुत ध्यान से सुनना, देखो मेरी ये बात बड़े ध्यान से समझना है, फिर आपको ये फॉर्मूला मिनटों में याद हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, कि साइन का मतलब है किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। सर्कल के किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो 0 कब है? वाई वाली वैल्यू 0 कब होती है? एक्स एक्सिस पर 0 होती है। एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 है, आप देख सकते हो। और एक्स एक्सिस पर जो क्वाड्रेंटल एंगल हैं वो कितने हैं? 0। इधर गए भाई, मेरा पेन ऐसे है तो 0, मैं इधर घूम कर आई पाई, मैं वापस घूम कर गई 2 पाई, फिर घूम कर आई 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, यानी कि पाई के जितने भी मल्टीपल हैं उन सब पर हमें साइन की वैल्यू हर बार 0 मिल रही है। 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ये साइन 0 है, ये साइन पाई है, पाई 1 जा पाई, ये साइन 2 पाई है, और ये साइन 3 पाई मैंने लिखा नहीं है। साइन 3 पाई पर भी आपकी वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट अब हमारा निकल कर आ रहा है, जिसे आपने नोट करना है। और आपकी जो है NCERT में केवल उतना करा रही हूँ जो आपकी NCERT में सफिशिएंट है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर साइन x 0 है, यानी कि साइन के
ऊपर किसी एंगल पर साइन की वैल्यू, ध्यान से सुनो, साइन की वैल्यू किसी एंगल के लिए अगर 0 है तो वो एंगल केवल 0 नहीं होगा, वो मोर देन 0 होगा। बहुत कुछ हो सकता है, मतलब 0 के अलावा भी। तो वो क्या हो सकता है, इसका मतलब x आपका n पाई है, n पाई। अब एक बात और बता दूं, n पाई में n इंटीजर है, इंटीजर का मतलब नेगेटिव भी आएगा। अब नेगेटिव कैसे आएगा वो भी चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं, जिसमें n एक इंटीजर है। अब आप ये देखिए कि क्या ये पॉइंट ऐसे, पेन ऐसे ही मूव करेगा, ये ऐसे भी तो मूव कर सकता है ना। तो जब मेरा पेन यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेगा तो जो एंगल ये कवर करेगा वो पाई नहीं होगा, वो माइनस पाई होगा। समझ में आ रही बात? एंगल वाले में सारा बता चुकी मैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब पेन यहाँ से वापस मूव होगा तो ये एंगल पाई है, लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज है तो माइनस पाई है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब वो कॉस ऑफ माइनस पाई और साइन ऑफ माइनस पाई हो जाएंगे। और जब ये वापस यहाँ जाएगा तो एंगल उल्टा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो वो एंगल -2 पाई होगा। तो ये वैल्यू कॉस ऑफ -2 पाई और साइन ऑफ -2 पाई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक लाइन में पूरा कंक्लूजन अब यहाँ बता दिया है कि अगर साइन x कभी भी 0 है, ठीक है, हम 10th क्लास तक बस इतना पढ़ते थे कि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, बस हम इतना पढ़ते थे। लेकिन अब आप यहाँ एक नई चीज़ सीखने जा रहे हो कि जब भी साइन x आपका 0 होगा तो आपका x का जो एंगल है वो केवल 0 नहीं होगा, वो n पाई होगा, यानी पाई का इंटेग्रल मल्टीपल होगा। n एक इंटीजर है, इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। तो ये कंक्लूजन हमें यहाँ से पता लगता है। तो ये बात अगर आप भूल जाओ, इस फॉर्मूले को अगर आप भूल जाओ, तो आपने एक बार अपना फटाफट से, एग्जाम में ये फॉर्मूला आ गया तो आपने फटाफट से एक सर्कल बनाना है। सर्कल में देखना है कि साइन तो y होता है, वो यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 का मतलब या तो पाई या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई घूम घूम के यहीं आ जाएगा। इसके लिए एंगल वगैरह का आपके माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये एक पहला फॉर्मूला जो आपकी +1 में 4th एक्सरसाइज में भी यूज होगा और इक्वेशंस को सॉल्व करने में, तो ये आपका पहला फॉर्मूला है +1 का, मैं कहूँगी। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। अब आप देखें कि cos 0 कब है, cos 0 कब है हमारा, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो cos के लिए मैं रेड कलर यूज करती हूँ। cos 0 है π/2 पर, फिर cos 0 है 3π/2 पर, फिर cos 0 है 5π/2 पर। तीन ही बहुत है अभी कंक्लूड करने के लिए। cos 0 का मतलब क्या है, cos थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट को। x कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, y वाली लाइन पर। y वाली लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो 90 की प्रोडक्ट में, ओड प्रोडक्ट में, वैसे तो सारी 90 की प्रोडक्ट चल रही है, 90 के ओड मल्टीपल, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर ये 0 बन रहे हैं। तो जब भी आपका cos 0 है तो एंगल आपका या तो 90 होगा, या 3 × 90 होगा, या 5 × 90 होगा, या 7 × 90 होगा। तो इस रिजल्ट को कैसे समराइज करेंगे कि अगर हमारा cos x 0 है तो x π/2 का मल्टीपल है, लेकिन ऑड मल्टीपल है। तो इसे हम लिखेंगे 2n + 1 π/2। और n मेंशन करना बेहद ज़रूरी है कि n क्या है, आपका एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि हमारा जो है ये एंगल ऐसे भी हम मेजर करके चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया होगा। अगर थोड़ा जल्दी लगे वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप एक बार देखें, एक बार आपके माइंड में बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपको ये चीज़ें बेहद आसान लगेंगी। ठीक है भाई, आपने मेन बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि x 0 कब होता है, y 0 कब होता है, और cos हमारा फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, साइन सेकेंड को, और ये सारी समरी जो मैंने बताई है वो सब यहाँ आकर आपकी ख़त्म हो जाती है। क्लियर? तो ये साइन और कॉस आ चुका है। अब हम अपने जो बाकी की 4 आइडेंटिटीज और बच जाती हैं उन्हें और देख लेते हैं कि उनके हम डोमेन और रेंज की बात अब कर रहे हैं। तो टेंजेंट x
टेंजेंट एक्स आपका क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है। अब ये रैशनल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया तो इसकी क्या कंडीशन है कि कोस जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। कोस जीरो कब है, 2n+1 π/2 पर। तो यहाँ एक कंडीशन रहेगी कि x की वैल्यू 2n+1 × π/2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि x के ओड मल्टीपल्स पर टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा। अगर आपको अपनी 10th क्लास याद हो तो टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू वहाँ कितनी होती थी, इन्फिनिटी होती थी, अनडिफाइंड था। तो वही बात यहाँ आ रही, वहाँ केवल 90 पढ़ते थे, अब यहाँ 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, उनमें से किसी पर भी आपका टेंजेंट एक्स डिफाइन नहीं होगा। और कोटेंजेंट एक्स आपका टेंजेंट से उल्टा हो जाता है, जो कि क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो ये तभी डिफाइन होगा जब साइन एक्स जीरो ना हो। साइन एक्स जीरो कब होता है, n π पर। तो यानी एक्स की वैल्यू n π नहीं होनी चाहिए, और n इंटीजर है दोनों में, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, मैं इनको एक बार फिर बताऊंगी जब डोमेन और रेंज हम डिस्कस करेंगे साइन कॉस वगैरह के। और अब आपका मैं ऊपर करवाती हूँ, बच गए 2 कोसिकेंट एक्स और सीकेंट एक्स, 2 बच जाते हैं। अब हमारे पास एक आ जाता है कोसिकेंट एक्स, जो कि होता है 1/sin x। तो इसकी भी वही बात आ जाती है कि साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x n π नहीं होना चाहिए। और एक आपका आ जाता है सीकेंट एक्स, जो कि है आपका 1/cos x, ये भी नॉन जीरो होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 2n+1 π/2 नहीं होनी चाहिए, वेयर n इज n इंटीजर। क्लियर। तो आज अभी तक जो मैंने आपको कराया है, जिसमें ज़्यादातर आपके एनसीईआरटी में यूज होगा, 2 मेन फॉर्मूले मैंने आपको बताए, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और उस पर बेस्ड 3 आइडेंटिटी में बता चुकी हूँ, और 2 मेन मैंने ये बताए हैं आपको। तो अभी आप इन्हीं पर फोकस करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टेबल, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जो भी कॉन्सेप्ट बच जाते हैं वो कराऊंगी। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स then share with your friends, subscribe my channel. Thank you.